ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। उन्होंने धोखे के अलावा और दिया क्या? आज कश्मीर के बाजारों में रौनक है। रात 12 बजे तक लाल चौक खुला रहता है। ये दुश्मन वो कोशिश कर रहा है कि इस अमन में खलल डाला जाए। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर के फॉर्मर सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर निशाना साधा है मौजूदा सरकार पर, जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर। और उमर अब्दुल्ला ने सीधे सीधे कहा है कि 370 खत्म होने के बाद, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात नहीं बदले हैं। जिस तरह से इंतजामिया, जिस तरह से सरकार कह रही है कि जम्मू कश्मीर में हालात पटरी पर लौट आए हैं, जम्मू कश्मीर में पीस है, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि आखिर अगर यहां पर शांति और पीस है तो कहां है? वो चीज जमीन पर भी दिखनी चाहिए। और उमर अब्दुल्ला ने इसे लेकर सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आए दिन यहां पर इनकाउंटर्स हो रहे हैं, यहां के हालात बेहतर नहीं है। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर और जम्मू कश्मीर के हालात पर उमर अब्दुल्ला का जो बयान है उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला अपनी आंखें खोलें और देखें कि पहले से अब हालात कितने ज्यादा सुधर चुके हैं। तो आज इसी को हम JKLH प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर के वाकई हालात कैसे हैं। क्या 370 से पहले जो हालात थे वही हालात अब भी हैं, या 370 के बाद हालात बदले हैं? इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे JKLH प्राइम टाइम में। ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। उन्होंने धोखे के अलावा और दिया क्या? आज कश्मीर के बाजारों में रौनक है। रात 12 बजे तक लाल चौक खुला रहता है। ये दुश्मन वो कोशिश कर रहा है कि इस अमन में खलल डाला जाए। तो जम्मू कश्मीर में क्या वाकई में हालात सुधरे हैं 370 के बाद या नहीं सुधरे हैं? और क्योंकि जो अपोजिशन है बार बार जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर सवाल उठाता रहता है, और एक बार फिर से उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के हालात पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात जिस तरह से सरकार दावे कर रही है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, हालात बेहतर नहीं है। इसी को हम समझेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ टीवी स्क्रीन पर बहुत खास मेहमान रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब, जो कि मेंबर पार्लियामेंट हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ वरिंदर सिंह सोनू साहब जुड़े हुए हैं, जो कि स्पोक्स पर्सन हैं PDP के, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ हैं। और रविंदर शर्मा साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, वो भी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी के लीडर भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। मैं हसनैन मसूदी साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। हसनैन मसूदी जी, उमर अब्दुल्ला क्योंकि बार बार कहते रहते हैं और एक बार फिर उनका बयान आया जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर, एक बार फिर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि 370 के बाद जो कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के हालात बहुत हद तक सुधरे हैं, कश्मीर पटरी पर एक तरह से लौट आया है, कश्मीर में पीस है, अमन है, लेकिन यह चीज दिखाई नहीं जा रही, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और उमर अब्दुल्ला ने इस पर फिर बयान दिया है। देखिए अबू हुरैरा साहब, जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ आवाम को उनके हुकूक छीने गए, ज़मीन के हवाले से, ऑटोनॉमी के हवाले से, नौकरियों के हवाले से, तो उसको मार्केट करने के लिए मिस्ट्रूथ्स का सहारा लिया गया। कभी कहा गया कि जम्मू कश्मीर तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे था, कहीं कहा गया स्टोन एज में था, कहा कि वहाँ पर कोई कानून नहीं है, कहा इदारे नहीं है, जबकि जो वाक़ात थे उनसे उनकी तकज़ीब होती थी। क्योंकि हमारा जो जम्मू कश्मीर था वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे आगे था, मुल्क के पर कैपिटा इनकम में आगे था, इंस्टीट्यूशंस में आगे था, चाइल्ड राइट्स और ह्यूमन एम्पावरमेंट के हवाले से आगे था। बहरहाल एक और विस्तृत था कि जो यहाँ की जो अंदरूनी खुदमुख्तारी है 370 से, यही बुनियाद है यहाँ पर जो तशद्दुद है उसकी, इसी से पनप रही है। और ये 4 साल के जो वाक़ात है उससे उस मिस्ट्रूथ की भी तकजीब हो गई। अब उमर साहब ने आज हवाला दिया, अभी हाल में ही कुलगाम में एक वाक़ा हुआ जिसमें 5 हलाकतें हुई। तो
कहा गया कि ये 5 के 5 जो पुलिस का ये बयान है कि ये 5 के 5 इन्होंने मिलिटेंसी ज्वाइन की थी 2020 के बाद। तो उमर साहब ने सवाल किया कि 2019 में 5 अगस्त को आपने हुकूक सलब के 370 आपने एब्रोगेट किया, उसका खात्मा किया और आपके कहने के मुताबिक यही वजह थी यहाँ की मिलिटेंसी थी। तो ये जो आपका अपना बयान है ये सिर्फ एक वाक़ा है, लेकिन अगर आप देखेंगे 2019 के बाद जो भी हलाकतें हुई, जिनकी जो भी कहा गया कि ये मिलिटेंट्स थे और उनके बारे में जो कहा गया था कब रैंक्स में चले गए थे, वो सब पोस्ट 2019 है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने एक वही कहा कि इससे जो आपके जो बयानिए हैं उससे आपके तकजीब होती है, आपका जो ये दावा था कि नहीं जी 370 जो है दफ़ा 370 है या अंदरूनी मुकदमा या यहाँ का तशख़्ख़ुस है। अब देखिए जब नॉर्थ ईस्ट की बात हम करेंगे वहाँ पर तशद्दुद के खात्मे के लिए और ज़्यादा स्ट्रेंथ किया जाता है ऑटोनॉमी को, इनर लाइन परमिट दिया जा रहा है। मणिपुर में उपहार के तौर पर होम मिनिस्टर ने कहा मैं प्रधानमंत्री की तरफ से आपको इनर लाइन परमिट ला के आ रहा हूँ, जिसमें आपको वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है और उस परमिट जो दारिश है दिन उनसे ज़्यादा रहने की इजाज़त। जबकि जम्मू कश्मीर में उसका उलट किया गया। यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर के अवाम, जम्मू के, लद्दाख के, कश्मीर के, उनके अवाम के जो ज़मीनों के हवाले से उनके हकूक़ थे, नौकरी के हवाले से उनके हकूक़ थे, वो सब छीने गए। और ये कहा गया, उसका ये जवाब दिया गया, ये कहा गया कि नहीं यही तो इसी से पनप रहा था जो भी अलायदगी पसंद है या मिलिटेंसी है। लेकिन जब अब वाक़ात देखेंगे तो वाक़ात जो पोस्ट 5 अगस्त 2019 के जो वाक़ात है और जो इनका अपना बयान है। अब देखिए इस साल ही आप देखिए कितनी हलाकतें हुई, कितनी सिक्योरिटी फोर्स की जानें चली गई और जो भी हलाकतें हुई उनके बारे में जब जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि बारहा जो उन्होंने अपना विश्लेषण दिया, अपना तजिया दिया, कहा गया कि पोस्ट 2019 के जो रैंक्स ज्वाइन किए हुए, तो जब यही इसी की तरफ इशारा किया गया। अब देखिए नॉर्मल सी बात है, आज 6-5 जुम्मा से आज नमाज नहीं हो रही है जामे मस्जिद में। सितंबर में कहा गया कि मीरवाइज की नजरबंदी खत्म हो गई और उसके बाद मीरवाइज को कभी आने नहीं गया जुम्मा की नमाज अदा करने के लिए जामे मस्जिद। ये तो एक मामला है। इसी तरह आप देखिए सारे मामला में आपका इलेक्शन का कहीं नाम निशान नहीं है। हम कह रहे हैं कि सबसे बड़ी जमहूरियत है, जमहूरियत की माँ है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और 1.5 करोड़ लोगों को, सिर्फ ये जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को नहीं कि बल्कि उनके जो हकूक है वो ले जा रहे हैं, बल्कि उनको एक बुनियादी जो हक है जमहूरियत का, अपने नुमाइंदे चुनने का, वो हक उनसे छीना जा रहा है। अब देखिए बल्दियाती सही बात है कि अगर हालात बेहतर हुए तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, ये बात तो अपोजिशन की बिल्कुल सही है। हालांकि इलेक्शन तो बीजेपी भी चाहती है और बीजेपी भी कह रही है कि इलेक्शन यहां पर होने चाहिए। मैं जल्दी से जो और मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए पैनलिस्ट उन्हें भी चर्चा में जोड़ लेता हूं। मैं रविंदर शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, उमर अब्दुल्ला का जो बयान है वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि 370 के बाद जो दावे किए जा रहे हैं उसमें किसी तरह कदम है। 370 के बाद जो कहा जा रहा है कि हालात बेहतर हुए हैं, तो हालात बेहतर नहीं हुए हैं। आए रोज जो इनकाउंटर होते हैं ये बताते हैं कि हालात वादी के, घाटी के सही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। देखिए बात यह है कि कुछ हद तक तो उन्होंने बात ठीक कही है कि कई पैमानों पे, कई पैरामीटर्स पे हालात और खराब हुए और कई जगह जो है, अगर आप सिक्योरिटी फ्रंट की बात करो तो कई ऐसे इलाके थे, खास करके रजौरी पुंछ, जो कि मिलिटेंसी फ्री था कई सालों से। और मैं आपको याद कराऊं कि 31 दिसंबर को यहाँ के जो डीजीपी थे उन्होंने कहा कि जम्मू रीजन इज फ्री फ्रॉम मिलिटेंसी। और 1 जनवरी को डांगरी के अंदर हत्याकांड हुआ और माइनॉरिटीज की किलिंग्स हुई। और उसके बाद आप देख लीजिए रजौरी पुंछ में कितनी बातें हुई, कालाकोट में हुई, वहाँ नारला बम्बल में हुई, मेंढर में हुई, कोटरंका में हुई, और इसी तरह से कश्मीर के अंदर भी। अब तो हाल ही का वाकया कुलगाम का हुआ, लेकिन उससे पहले कोकोनाग का इतना खतरनाक वाकया हुआ और कई घंटों तक मेरी इतला है कि वहाँ जो आर्मी के ऑफिसर जख्मी थे उनको रिकवर नहीं, रिट्रीव नहीं कर सके। और इसलिए ये कहना कि मिलिटेंसी फ्रंट में सिर्फ पत्थरबाजी की बात कहते हैं, उसके भी कई वजूहत हैं कि इतनी सख्ती या इस तरह से किया हुआ गया है और दबा करके आप कहते हैं कि एक हमने पीस अर्न कर ली, लेकिन नॉर्मल एवरलास्टिंग पीस उसको नहीं हम कह सकते। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप चुनाव नहीं करवा पाते और जो थोड़ी बहुत बची खुची डेमोक्रेसी थी यूएलबी और पंचायत में, वो भी खत्म हो गए और अगले महीने पंचायत भी खत्म है। आप दावे करते हैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट तक और पूरे देश को बताते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर ठीक कर दिया, और दूसरी तरफ से आप चुनाव की तरफ एक के बाद एक चुनाव मुलतवी करते जाते हैं। ये सिर्फ हारने का डर है या
इसमें हालात, और कहा जाता है कि सिक्योरिटी हालात ठीक नहीं है, फिर हम सरकार की किस बात को दुरुस्त माने? वो बात जिससे वो कहते हैं कि टूरिज्म बढ़ गया, फलाना हुआ, वो कुछ चीजें कोट करते हैं, और दूसरी तरफ से कहते हैं क्योंकि सिक्योरिटी हालात अच्छे नहीं है इसलिए बलदियाती और पंचायत के चुनाव नहीं हो सकते, असेंबली चुनाव नहीं हो सकते। जी तो फिर ये दोनों चीजें मेल सरकार की खुद नहीं खाती। इसलिए हमारा ये मानना है कि कई पैमानों पे, कई पैरामीटर्स पे वो हालात खराब हुए हैं। 2019 से पहले, 1 साल पहले कुछ डेमोक्रेसी थी जैसी भी थी, लेकिन उसके बाद तो आप डेमोक्रेसी 5.5 साल में ला सके, और फिर कहते हैं हालात ठीक है। दूसरी तरफ से वारदातें बढ़ रही हैं, तीसरी तरफ से आप चुनाव नहीं करा पा रहे। कुल मिलाकर के जो है वो हालात बेहतर नहीं। ठीक है, मैं वरिंदर सिंह सोनू जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि अभी पीडीपी, माफ कीजिएगा, बीजेपी के लीडर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। वो जैसे ही जुड़ेंगे तो जो सवाल यहां पर अपोजिशन की तरफ से उठाए जा रहे हैं उसके जवाब भी उनसे लिए जाएंगे। मैं वरिंदर सिंह सोनू जी आपके पास आना चाहूंगा। उमर अब्दुल्ला के इस बयान को कैसे आप देखते हैं? उन्होंने कहा कि हालात बिल्कुल मुनासिब नहीं, और खासतौर से जो हालात को लेकर दावे किए जाते हैं कि हालात सामान्य हो रहे हैं, टूरिस्ट बड़ी तादाद में यहां पर आ रहे हैं, यहां पर पत्थरबाजी नहीं हो रही, यहां पर अब जो बंद की कॉल दी जाती थी अब उसका सिलसिला खत्म हो गया है। देखिए, ऐसे अबू हुरैरा साहब की जिस इशू पर आज हम बात कर रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 को आपको याद होगा, ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि 370 जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट में सबसे बड़ी बाधा है और मिलिटेंसी को खत्म करने में सबसे बड़ी बाधा है। तो तब कुछ लोगों ने समझा कि शायद हो सकता है ये ठीक हो, लेकिन उसके बाद के हालात आपके सामने है, मेरे सामने है, जम्मू कश्मीर का, पूरे देश के लोगों के सामने। आप कहते हैं जी पत्थरबाजी बंद होगी तो टारगेट किलिंग शुरू होगी। सरकार कहती है हमने पत्थरबाजी बंद कर दिया, तो राहुल भट्ट, प्रिंसिपल सतिंदर कौर, हमारे वो भाई इंस्पेक्टर साहब, ये पिछले महीने हुमायूं भट्ट जी। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर हालात ठीक हैं तो ये टारगेट किलिंग क्यों है? हालात इनके ठीक नहीं है। अगर 370 की वजह से मिलिटेंसी थी तो भाई 370 को खत्म किए 4 साल हो गए, तो हमें बताए सरकार कि ये मिलिटेंसी खत्म क्यों नहीं हो पा रही। दूसरी बात, ये जो सरकार का दोहरा मापदंड है, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा मापदंड है कि सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट देते हैं कि 370 तोड़ने के बाद हालात बिल्कुल ठीक हो गए, आपके सामने दिया बिल्कुल, तो 1 महीने के बाद जो अर्बन लोकल बॉडी की इलेक्शन है उसको इसलिए डेफर करते हैं कि हालात ठीक नहीं है। तो मैं तो बीजेपी के लिए ये बात है कहता हूं, बदला जो रंग जनाब ने, तो हैरत हुई मुझे जी, हैरत हुई मुझे, गिरगट को मात देगी फितरत जनाब की। भाई भारतीय जनता पार्टी की फितरत तो गिरगट को मात देगी है। अब मुझे बताइए हम किसके ऊपर यकीन करें, इनकी किस बात को माने? कोर्ट में ये तो है वरिंदर जी, ये तो है कि बीजेपी की फितरत पीडीपी से अच्छी कोई नहीं समझ सकता है। पीडीपी बीजेपी को सबसे अच्छे पीडीपी ही समझ सकती है, ये तो है। मैं क्योंकि मेरे साथ आप लोग जो सवाल कर रहे हैं उनके जवाब मैं ले लेता हूं, और मेरे साथ बीजेपी के लीडर विक्रम सिंह रंधावा जी, जो कि सीनियर लीडर हैं और एक्स एमएलसी हैं बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह रंधावा जी, आपका बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। रंधावा जी, थोड़ी सी आपको शायद जुड़ने में देरी हुई है, लेकिन मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनमें रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी जी भी हैं, वरिंदर सिंह सोनू जी को आप सुन रहे थे, और रविंदर शर्मा जी वह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और सभी का यह कहना है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाए कि 370 के बाद जो हालात सामान्य होने के दावे किए जा रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों को गुमराह कर रही है बीजेपी। जी देखिए, मुझे लगता है कि उमर अब्दुल्ला और खास करके मैं कहूंगा मैडम महबूबा मुफ्ती, क्योंकि दोनों की बुनियाद जम्मू में तो पहले ही से हिल चुकी थी, अब कश्मीर में भी लगभग खत्म हो रही है, और किसी ना किसी तरीके से सुर्खियों में रहने के लिए हर 3-4 दिन के बाद ऐसा बेबुनियाद सा बयान दे देना। पिछले दिनों उमर अब्दुल्ला जो है दूसरे कश्मीरी लीडरों को, किसी को कंस्पायरेटर, किसी को प्लानर, किसी को केंद्र सरकार का एजेंट के तौर पे कह रहे थे, और अपना वजूद इनका कहीं का बचा नहीं है। एक प्राइवेट लिमिटेड, दोनों ही तकरीबन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के सीईओज की तरह काम कर रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी चला रहे हैं, इनके घर से शुरू होती है, घर में पॉलिटिकल पार्टी खत्म हो जाती है, ड्राइंग रूम से लेके बेडरूम तक इनके इन्हीं के प्रधान एक ही फैमिली से आते हैं। लेकिन जो बात आज आपने कही है कि उमर अब्दुल्ला ने कही है कि धारा 370 के बाद कश्मीर में हालात जो है वो ठीक नहीं हुए हैं, तो मुझे लगता है कि इनकी क्योंकि दुकानदारी बंद हो चुकी है, क्योंकि ये चाहते थे
कि पत्थरबाज जो है अपनी हरकतों से बाज ना आए, फौज की गोलियों का वो टारगेट बनते रहे, फौज उनके पत्थरों का शिकार होती रहे और इनकी दुकानदारी चलती रहे। आज उन चीजों को अंकुश लग चुका है। इन्हीं लोगों ने कश्मीर के अंदर तिरंगामयी वातावरण को कभी खड़ा नहीं होने दिया। आज पूरा कश्मीर तिरंगा से रंगमंग हो चुका है। आज पूरा कश्मीर खुशगवार है, डेवलपमेंट अपने पूरी चरम सीमा पे है। लेकिन ये यकीनन है आज कश्मीर का अवाम जो है ये बिल्कुल इनसे तंग आ चुका था और उसको एहसास हो गया है कि अब हमने किसके साथ चलना है। वो कलम के साथ चलना चाहते हैं कि इन लोगों के साथ चलना चाहते हैं। आने वाले दिनों में आप देखिएगा जब भी डेमोक्रेटिक सेटअप यहाँ मजबूत होने लगेगा, अभी पार्लियामेंट इलेक्शन की तैयारी है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये कितना भी इकट्ठा चुनाव लड़के देख ले, कश्मीर की आवाम जो है अब इनकी बातों में नहीं आएगी। चलिए ठीक है, मैं क्योंकि आपने एक साथ पूरे अपोजिशन पर हमला बोला है तो मैं एक एक करके जवाब ले लेता हूं। मैं जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी जी, जो बात यहां पर रंधावा जी कह रहे हैं कि दरअसल कोई मुद्दा जब नहीं मिलता है तो इस तरह की बयानबाजी होती है। देखिए, जैसे उमर साहब ने आज कहा, कुलगाम में मौजूद थे और कुलगाम के हाल ही के वाक़े के बारे में उन्होंने कहा। जैसे मैंने कहा कि 5 हलाकतें हुई और 5 के बारे में कहा गया कि पोस्ट 2019 2020 के बाद इन्होंने मिलिट्री रैंक से, पुलिस का बयान है। देखिए, ये बार बार कहते हैं कि पत्थरबाजी बंद होगी। अरे भाई, आपने एक नई स्पीशी बनाई जिसको आपने ही इसका नाम दिया हाइब्रिड मिलिटेंट का। उसका मतलब है वो अपना कामकाज कर रहा है, अपनी दुकान पर, अपने स्टॉल पर, अपनी नौकरी पर बैठा है, लेकिन मिलिटेंट है। ये नई स्पीच तो आपकी बनाई हुई ना, आपने इसको ये नाम दिया। दूसरी बात यह है कि आप गवर्नेंस डिफिसिट की बात कीजिए। पहले ये है कि आईन ने कल्पना की है, आईन का ये तकाजा है। बीजेपी बार बार देखिए मसूदी, बीजेपी बार बार कह रही है कि हालात बेहतर हुए हैं, यहाँ पर अब पत्थरबाजी नहीं हो रही है। सबसे बीजेपी बार बार यही कहती है कि यहाँ पर पत्थरबाजी नहीं हो रही, यहाँ पर बंद की कॉल नहीं दी जा रही है और इसी को पैमाना बनाकर बोल रही है कि हालात बेहतर हुए हैं। देखिए आप किस चीज को इंडिकेटर बनाएंगे? नॉर्मल सी, जो आप नॉर्मल सी नैरेटिव बिल्डअप करना चाहते हैं वो आप कुछ कल्चरल इवेंट्स हर हफ्ते हर महीने करके उसको नॉर्मल सी का मुतबादिल बनाते हैं। नॉर्मल सी इंडिकेटर ये होगा कि अगर लोगों को ये मौका दिया जाएगा कि वो अपने नुमाइंदे चुने, किसको वोट दें वो उनकी मर्जी है, किसको बनाए, लेकिन एक नुमाइंदा हुकूमत हो। देखिए, आईन का तकाजा है कि एक नुमाइंदा हुकूमत हो हर सतह पर। लेकिन जब आपने लोकशाही को तब्दील किया अफसरशाही से, और अफसरशाही रंधावा जी देखिए, अपोजिशन का सिर्फ एक ही इल्जाम है कि अगर हालात बेहतर हुए तो चुनाव क्यों नहीं हो रहा है, और यही बात उमर अब्दुल्ला भी बार बार कहते हैं, महबूबा मुफ्ती भी यही बात कहती है, कांग्रेस की तरफ से भी यही सवाल उठाया जाता है कि हालात बेहतर हैं तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, हम तो इस वक्त के लिए एज ए राजनीतिक पार्टी के नाते तो हम कह रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए, बात करनी। लेकिन कुछ बातें हैं जो इलेक्शन कमीशन की बात देखिए, आज कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने कभी ऑन नहीं किया कि चुनाव नहीं होने चाहिए। के मसाइल है, जो हमारे डिसेबल्ड हैं उनके पेंशन के मसाइल है, ओल्ड एज मसाइल है, तो बाकी जो एक्सेस टू ग्रीवियंस रिडर्सल मैकेनिज्म है वो नहीं है। अफसरों को दिन भर लगाया जा रहा है इन दिवस। विक्रम सिंह रंधावा जी जवाब दे रहे हैं करने के लिए भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है। हमने कभी भी नहीं चाहा कि चुनाव समय पर नहीं हो। बीडीसी के चुनाव करवाए तो भारतीय जनता पार्टी ने करवाए, डीडीसी के चुनाव करवाए तो भारतीय जनता पार्टी ने करवाए। अगर 2018 में कॉर्पोरेशन के चुनाव हमने करवाए तो वो अभी ने करवाए ना। इनके हालातों में तो 20-20 साल 15-15 साल का गैप पड़ता था। अभी क्योंकि वार्डों के अंदर भी डिलिमिटेशन के प्रोसेस को एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने ओन किया है कि वार्डों की हदबंदी होनी भी जरूरी है। और एक कैटेगराइज है जम्मू के अंदर, खास करके ओबीसी कैटेगरी है, उसको आज तक उनका शेयर नहीं मिला है। और अब शायद वार्डों के अंदर उनका भी एक, जैसे एससी कम्युनिटी के लिए वार्ड रिजर्व किए जाते हैं वैसे ही ओबीसी के लिए भी किए जाएंगे। जैसे ही एक्सरसाइज कंप्लीट होगी तो मुझे लगता है कि कॉर्पोरेशन लोकल बॉडीज के चुनाव जो है पहले हो जाएंगे, और उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ठीक समझेगा वो विधानसभा के चुनाव करवाएगा। चलिए, मैं वरिंदर सिंह सोनू जी, जिस तरह से रंधावा जी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जब चाहेगा तब चुनाव एक तरह से कराएगा और चुनाव होने चाहिए, बीजेपी चुनाव चाह रही है, हालात बेहतर हैं तो चुनाव भी होंगे। देखिए, ऐसे अबू हुरैरा साहब, अगर बीजेपी चुनाव चाह रही है तो उनको रोक कौन रहा है? इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सरकार हमें हरी झंडी दे तो हम डेट आज अनाउंस कर देते हैं। वो जो देना नहीं चाहते, इनको पता है इनकी जमीन किसकी है।
मेरे भाई हैं, इन्होंने रंधावा साहब, इन्होंने 2-3 बातें की कि हमने डेवलपमेंट कराई है। वाकई इसमें कोई शक नहीं कि डेवलपमेंट हुई है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की हुई है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का मकान नगरोटा में अम्युनिशन डिपो के पास बन चुका है, 3 मंजिला। और जब आर्मी ने रोका तो उसके ऊपर FIR दर्ज करवाई गई है। ये डेवलपमेंट है। हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बीजेपी का आली शानदार दफ्तर बन रहा है। ये कोई कम डेवलपमेंट है? मैं तो इनके लिए एक बात कहता हूँ रंधावा साहब, शिकवा नहीं तेरी बेवफाई का हरगिज, गिला तो तब हो अगर तूने किसी के साथ निभाई हो। भाई मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने निभाई किसके साथ? देखिए दर्द सड़कों पर, सड़कों पर, रंधावा जी, पीडीपी का दर्द आप समझ सकते हैं वरिंदर जी का, कि किसी के साथ आप लोगों ने निभाया नहीं है। मैं जम्मू के निभाई नहीं निभाया, मैं उस दर्द की बात नहीं, मैं अभी भी बात कर रहा हूँ। अब मैं कहता हूं, आगे सुनिए। इन्होंने कहा कि हमने ट्रांसपेरेंसी लाई। भाई 2 तरह का माफिया आपने जम्मू में लाया, एक लीकर माफिया और एक रेत बजरी माफिया, जिसका खुलासा इन्होंने भी किया था रंधावा साहब ने। मैं पूछना चाहता हूं, आज लीकर माफिया से जम्मू के लोग परेशान हैं। वैसे तो शराब बुरी चीज है, मैं इसकी कभी भी हिमायत नहीं करता, लेकिन आप शराब जवाब दे सकते हैं, प्रिंट रेट से भी ज्यादा बेच रहे हो। आप मुझे बताइए कि जम्मू कश्मीर के लोगों को लूटा जा रहा है और लूटने वाले आप हो। आपका मतलब भारतीय जनता पार्टी। अब मैं इनसे 2 ही चीजें पूछूंगा, 2 ही। आपके राज में कितने लोगों को नौकरी मिली? आपने जितनी लिस्टें रिजर्व सिलेक्शन बोर्ड की निकाली वो क्रैश कर दी। आपने जितनी लिस्टें निकाली आपने कहा उसमें चोरी हो गई। भाई आपने रोजगार का वादा किया, आपने 15 लाख रुपए देने का वादा किया, वो कहां है? अब बात मैं करूंगा कश्मीर के हालात की। आप कहते हैं पत्थरबाजी बंद है, मिलिटेंसी जब जोरी पुंछ में आ गई। आप कहते हैं मिलिटेंसी खत्म होगी, तो रंधावा जी जवाब तो देना पड़ेगा। आप कहते हैं अब जवाब दीजिए रंधावा जी। इनको बोल लेने दीजिए पहले। आप कौन सा नहीं, ये तो अपोजिशन है, ये तो बोलते ही रहेंगे। इसमें इनकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं इतना जरूर कहूंगा, एनडीए एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। पहली बात ये रही। और दूसरी बात ये है कि केंद्र सरकार ने 9.5 वर्षों में क्या किया है, ये 2024 में मैं वरिंदर जी को बता दूंगा कि 2024 में ये आंकड़ा कहाँ जाता है। ये काम करने के बलबूते पे ही 14 से 19 में पहुंचे थे और आज दुनिया के अंदर डंका बन चुका है। अगर G20 आज G20 कश्मीर में हुआ है ना, ये पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों के मुंह पे बहुत बड़ी चपेट है कि हमने हालात ठीक किए तो पूरी दुनिया को हमने कश्मीर के अंदर लाया। आज G20 जो है देश के अंदर हुआ है, आपको गुलमर्ग कैंसिल करके श्रीनगर सिटी में लाना पड़ा। G20 ये वीरेंद्र जी भूल गए हैं, इनकी मैडम ने कहा था कि कश्मीर के हालात अगर कोई सुधार सकता है वो एक ही व्यक्ति है, वो नरेंद्र मोदी है। भले ही वो उस वक्त मुख्यमंत्री थी और एक पावर का जरूर था उस वक्त, तो उन्होंने कहा और नरेंद्र मोदी जी ने उनके बातों को बिल्कुल एक्सेप्ट किया और कश्मीर के हालातों को सुधार के दिखाया। वरिंदर जी, आप बोल सकते हैं जी। कहा था कि कश्मीर के हालात अगर कोई सुधार सकता है। देखिए ऐसे है, पहले बोल रहे रंधावा साहब मेरे भाई हैं, मैं जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि हमने कहा था भी वो सत्ता में थे। भाई उसी सत्ता ने रंधावा साहब आपको भी MLC बनाया, लेकिन मैं आपका रिकॉर्ड बहुत करता हूँ। क्यों? क्योंकि आप सच बोलने वाले नेता हो। आपने कहा था कि रेत बजरी की चोरी हुई है। आपने खुद कहा कि आपने नहीं, हमारी पार्टी के वोट भी थे, हमारी पार्टी के MLA ने भी आपको वोट किए थे। हम ये कह रहे थे, तो अगर आज रेत बजरी की चोरी है वो कौन कर रहा है? आप चैनल पे बताइए वो कौन कर रहा है? आज कौन आदमी इन्वॉल्व है इस रेत बजरी की चोरी में? आपकी देन है लीकर माफिया, आपकी देन है रेत बजरी माफिया। वो कहाँ से लोग हैं? किसको करें? माइनिंग के खिलाफ, एक्साइज के भाई LG साहब आप ही ने लाया ना, हमने तो नहीं लाया किसी को। हम तो कह रहे हैं केंद्र सरकार ने लाया। मैं तो कह रहा हूँ सरकार ने लाया, सरकार LG की, LG आपने लाया। हम समझते हैं आपका दर्द भी रंधावा साहब, ऐसी बात नहीं। चलिए ठीक है, रविंदर शर्मा जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं रविंदर शर्मा जी आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, बात हो गई। सोनू जी, मैंने देखिए टाइम दे दिया, रंधावा जी को भी मैंने काफी टाइम दे दिया। मैंने कहा भाई जो गिला शिकवा आप लोगों का है आपस में समझ लीजिए। मैं रविंदर शर्मा जी आपके पास आऊंगा। रविंदर शर्मा जी, सर पूरी ईमानदारी से बताइए, आप बहुत सीनियर, क्योंकि आप जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, आपका जर्नलिस्ट से भी, आप जर्नलिज्म से भी जुड़े रहे हैं और उसके बाद एक बहुत माने हुए आप सियासतदान भी हैं और काफी सीनियर हैं।
जम्मू कश्मीर की जो सही जो तस्वीर है सर, इसे किस तरह से देखा जाए? क्योंकि अपोजिशन बार बार यही कहता है कि 370 के बाद जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं उन दावों में कोई दम नहीं है, क्योंकि अभी भी एक तरह से मिलिटेंसी है, अभी भी इनकाउंटर हो रहे हैं, अभी भी लोग परेशान हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बेरोजगारी अभी है, लोग परेशान हैं। उन्होंने तो और भी कई चीजों का एक तरह से गिनाया है, लंबी चौड़ी एक पूरी लिस्ट है जो उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाए हैं कि 370 के बाद कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ एक तरह से धोखा दिया जा रहा है। लेकिन क्या जमीन पर बदलाव नहीं दिख रहा है रविंदर शर्मा जी? क्योंकि बीजेपी हमेशा ये कहती है कि अब पत्थरबाजी नहीं हो रही है, अब स्कूल कॉलेज बंद नहीं होते हैं, अब जो बंद के कैलेंडर होते थे उनका एक तरह से खात्मा हो गया है, टूरिस्ट यहां पर आ रहे हैं, तो एक बदलाव दिख रहा है। तो मैं इसे समझना चाह रहा हूं। देखिए, बात यह है कि आप दो साहब सहयोगियों की बात सुन रहे थे। एक पिक्चर तो सोनू जी ने दिखाई और रंधावा जी भी उसको को ज्यादा काउंटर नहीं कर सके। वो कहते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का अब एक आपके भी सहयोगी है, अब पीडीपी आपकी भी सहयोगी इंडिया ब्लॉक से। जी, पीडीपी हमारी भी सहयोगी रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, हम इंडिया है, ब्लॉक में भी हैं। लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो हालात हैं, एक नक्शा उन्होंने दिखाया और वो सही है कि लूटा जा रहा है। और ब्यूरोक्रेसी जो है, देखिए कितनी अच्छी गवर्नेंस क्यों ना हो ब्यूरोक्रेसी की, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से बेहतर हो नहीं सकती। और इस वक्त जो हालात हैं, एरोगेंस ऑफ पावर है। मैं बेबाकी से कहूंगा कि जितनी एरोगेंस ब्यूरोक्रेसी में इस वक्त देखा जा रहा है, ये कभी पहले भी गवर्नर रूल रहे। लेकिन उस रंधावा जी भी झूठ नहीं बोलेंगे, ये भी एक सियासतदान है, सच बोलने की बात आपने कही है। मैं ये बात कहूंगा, इसके सहमत है आपसे रंधावा जी, आपसे सहमत हैं जी, रंधावा साहब भी रहे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आप दावा करते हैं, चलो मान भी लिया जाए कि पत्थरबाजी बंद हुई, कुछ हालात बेहतर हुए, कुछ खराब भी हुए, मिलिटेंसी फ्रंट की रिवाइवल मैंने कह दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों को राहत देने की बात है। मान लीजिए 370 की बात सुप्रीम कोर्ट है, आपने स्टेट का वादा किया था वो आप दे नहीं सके क्योंकि हालात आपको ठीक नहीं लगते। आप कोई ऐसा दौर नहीं रहा कि जिसमें सरकार कहे जी हालात अच्छे हो गए मिलिटेंसी फ्रंट पे और हम चुनाव नहीं कराएंगे। जब चुनाव की बात आती है, इसलिए दो बातें मेल नहीं खा सकती। बीजेपी या गवर्नमेंट के दावे जितने मर्जी हों, वो अपने ही जो उनके एक्शंस हैं उससे वो काउंटर कर लेते हैं अपने आप को। तो ये पहला मौका है। 90 से 96 के बीच में हालात बहुत खराब थे, खुल्लम खुल्ला प्रॉक्सी वार था, लेकिन एक पहल हुई 96 में। रंधावा जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर वाइंड अप करूंगा जी। आज बहुत बुरा हाल है। लोग अपोजिशन चाह रहा है कि चुनाव कराए जाए, अगर हालात बेहतर है तो फिर चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? चुनाव होने चाहिए। हर बार डिस्कशन में इस बात को सपोर्ट किया है। एज ए पॉलिटिकल फ्रंट भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा है कि जो भी चुनाव जब समय पे उसका ड्यू होता है वो होना चाहिए। अब वही बात आती है, कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रेरोगेटिव है, कुछ स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है। अब जब ये इशू को सेट आउट करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सरकार तो रंधावा जी आपकी लड़ने के लिए तैयार है। सरकार है ना, किसी और पार्टी की सरकार हो। और दिल्ली में भी हम अपनी लीडरशिप को समय दर समय अवगत कराते हैं कि चुनाव होना चाहिए, है ना। कथनी और करनी में अंतर नजर आता है, ये हम भी जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि भाई सिक्योरिटी सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट जब हरी झंडी देगा, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन देगा, इलेक्शन कमीशन को कोई एतराज नहीं। इलेक्शन कमीशन को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या दुश्मनी है कि साढ़े 5 साल से आप चुनाव की तरफ चल नहीं रहे। सो कोई हिच तो है ना, कोई क्लियरेंस, कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा। जब गवर्नमेंट कहेगी वी आर प्रिपेयर्ड, तो इलेक्शन कमीशन को क्या परेशानी है, वो रिव्यू करेंगे और वो शेड्यूल निकालेंगे। इसलिए यहाँ मसूदी साहब भी बैठे हैं, जल्द चुनाव का सिग्नल भी होने वाला है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब अपोजिशन हालात को लेकर सवाल उठा रहा है, एक तरफ बीजेपी या सरकार कह रही है कि हालात बेहतर हैं, तो अपोजिशन का सिर्फ यही सवाल है कि अगर हालात बेहतर हैं तो फिर चुनाव कराए जाएं, चुनाव जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक बार फिर से रिव्यू हो और जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक बार फिर से एक तरह से चालू हो सके, जम्मू कश्मीर के आवाम को एक तरह से राहत मिल सके। और अगर अपोजिशन इस पर सवाल उठाता है तो मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इंतजामिया है, उसे एक तरह से कॉन्फिडेंस में अपोजिशन को लेना होगा कि हालात जम्मू कश्मीर के किस तरह से बेहतर हुए हैं, और जब हालात बेहतर हुए हैं तो फिर आने वाले दिनों में इस पर चुनाव भी होंगे। ये चीज भी एक तरह से बतानी चाहिए। बहुत अच्छी बातचीत हुई, मेरे पास समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रविंदर शर्मा जी, विक्रम सिंह रंधावा जी, वरिंदर सिंह सोनू जी और रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चलिए, जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।